नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं समसामयिक घटना चक्र के द्वारा, यानी घटना चक्र का डिस्कस करेंगे। ये 2022 का न्यू एडिशन है। इसमें 38वीं बीपीएससी 38 से लेकर 66वीं बीपीएससी तक सभी प्रश्न दिया गया है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डेली हम लोग प्रतिदिन 100 प्रश्न को देखेंगे, इसलिए इस चैनल से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में वो सीडीपीओ हो या बीपीएससी हो, उसमें हिस्ट्री ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए हिस्ट्री से शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में। तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था या होता था, ये आपसे पूछा जाएगा। तो लाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। यदि आपको डिस्कशन चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो अगला से हम डिस्कशन कराएंगे अगला सेट से। चलिए, ये घटना चक्र का है 2022 का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है, ये आपको बताना है। तो पक्की ईंटों से बनी इमारत, ये इसकी विशेषता है, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, ये आपको बताना है। तो लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आप बिहार एसआई, सीडीपीओ, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। 7 नंबर प्रश्न दे रहा है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। चलिए आंसर कीजिए 7 नंबर प्रश्न का आप लोग। तो ये बनमाली हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं, ये आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न में। तो ये कालीबंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। नहीं थे प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं थे के बारे में पूछ रहा है। तो ये वीएस स्मिथ नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। बोगज कोई एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि, बोगज कोई के बारे में पूछा जा रहा है, 10 नंबर प्रश्न है। तो ये महत्वपूर्ण है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। 11 कह रहा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 11 में आंसर कीजिए। तो ये फर्रुखनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए 12 नंबर आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे समर्पित है, ये आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न। तो ये सोम और इस पेय पर नामकृत देवता के संबंध में है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। चलिए आंसर कीजिए। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। चलिए परमाणु सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है 15 नंबर प्रश्न का। तो ये वैशेषिक हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। कहा जा रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुंडल ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है। इस
ये जो अभी हम डिस्कस करा रहे हैं ये घटना चक्र का प्रश्न है। 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं तक है इसमें। चलिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? 17 नंबर प्रश्न को आप लोग बनाएं। तो ये आपका हो जाएगा पावापुरी, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? तो ये आपका जामिल हो जाएगा, जो उनका दामाद था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाया? तो ये 14 पूर्व कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया? तो ये सारनाथ में दिया था। चलिए, आप यदि कोई काम भी कर रहे हैं इस वीडियो को चलाकर छोड़ देंगे और सुनेंगे तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक के बारे में तो बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसे देखें, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है 23 नंबर प्रश्न में। आंसर करिए आप लोग। इसमें 2 ही ऑप्शन दिखा रहा है, आगे बढ़ेंगे तो आपका और ऑप्शन दिखेगा। चलिए, 23 नंबर प्रश्न का आंसर की तो बौद्ध और जैन, हिंदू होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन क्या है। 23 नंबर प्रश्न था, तो इसमें आपका दे रहा है जैन धर्म सी नंबर में, तो जैन ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आत्मदमन समान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 25 नंबर प्रश्न कह रहा है बौद्ध धर्म में बौद्धिक वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? ये आपको बताना है, तो पंचम पीढ़ी दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 में क्या कह रहा है? कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में होता था? तो ये आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखिली गोसाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, कौन थे? तो उदायन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? कह रहा है किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदायन ने चयन किया था, यानी कि सी नंबर। सभी प्रश्न इसमें बीपीएससी में पूछा गया है, कहाँ से लेकर? तो 38वीं बीपीएससी से स्टार्ट होकर और 66वीं तक का ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ये पूछा जा रहा है, तो बसाया था तो उदायन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लक्ष्मी के द्वारा स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है। प्रारंभिक राजधानी आपसे तो राजगिरी हो जाएगा, यदि द्वितीय राजधानी पूछता तो पाटलिपुत्र होता, लेकिन प्रारंभिक पूछ रहा है तो राजगिरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु हर्यक वंश के थे ये इनका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका देखते हैं 33 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, ये बताया जा रहा है 34 नंबर प्रश्न में आपसे, तो विलियम जोन्स ने। चलिए 35 देखेंगे, इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यह आपका हो जाएगा जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? तो ये आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। इसमें प्रश्न बहुत सारा रिपीट होगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं। मेगास्थनीज दूत था, कहाँ का? तो सेल्यूकस के दूत था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हो गया आपका 38 के बाद देखते हैं। चलिए इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था।
नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो जूनागढ़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल का भारी झुकाव था। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, प्रश्न कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है महामेघेश्वर वंश और छेदी वंश, ये दोनों में से नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए, चलिए 42 के बाद देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आपका 42 का ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा कलिंग छेदी राजवंश के संस्थापक महामेघेश्वर नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का महामेघेश्वर वंश भी पड़ा, यानी कि दो सही है, यानी कि ए और बी, इसलिए ई चला जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 43 कह रहा है प्राचीनतम भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है भारत का। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य जिसने हुणों को पराजित किया, क्या नाम है? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर में क्या कह रहा है? 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? चलिए 45 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा बिना जोते हुए जंगली भूमि को ये कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 46 नंबर से। इस चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी यात्री शुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी ये पूछा जा रहा है। तो 515 से और 520 ईसा में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, हर्षवर्धन के शासन में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया? चलिए तो ये हुएन स्वांग ने किया था। 48 देखेंगे, 48 में कह रहा है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये कल्हड़ की पुस्तक पूछ रहा है, तो ये राजतरंगिणी होगा। ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र था, किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में। प्रश्न है उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है कर्नाटक वंश का संस्थापक था। कर्नाट वंश का, चलिए आंसर करिए, कर्नाट वंश का कौन संस्थापक था? तो ये आपका नान्य देव था। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी यानी दिखाई दे? तो धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आपको देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध के जन्म की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध में 4 स्थल दिए गए हैं, इनमें से 2 स्तंभ ए और बी है, इनको सुमेलित करें। ये आपको सुमेलित करना है। कितना नंबर प्रश्न है? तो ये 55 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, सुमेलित करिए। चलिए जन्म इधर दिया हुआ और इधर सुमेलित करना है और आंसर बताना है कौन सा सही होगा। आप लोग भी मेहनत करें। चलिए तो ये आपको बताते हैं। पहला है दिया हुआ है जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो ये आपका सारनाथ में दिए थे। निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न दे रहा है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, 56 में पूछा जा रहा है जहाँ, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए 57 प्रश्न देखेंगे। 57 प्रश्न क्या कह रहा है? 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। 58 में दे रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59 में कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध हैं, तो अंगुत्तर निकाय में, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 में आते हैं। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 161 में नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चलिए, तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 62 में कह रहा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है? 63 कह रहा है नीचे दिए गए व्यक्ति कर्तव्य को ए और दूसरा आर से दोनों को पढ़ें। और चलिए ए में दिया गया है 12वीं शताब्दी के अंत में, 73 नंबर प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के अंत में 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। कारण दिया महावीर को राजकोषीय प्रथम मिलना बंद हो गया था। राजकीय चलिए नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है ए और 2 सही है, आंसर करना है। दोनों ए और आर सही है, आर और इसकी सही व्याख्या है। चलिए 2 नंबर में दे रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? यह आपसे पूछा जा रहा है, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। चलिए 65 नंबर दे रहा है मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मगध की प्राचीन राजधानी पूछेगा तो ग्रीविज, ठीक है, लेकिन पुराना पूछेगा तो ये और पाटलिपुत्रा, दोनों सही है, इसलिए ये ऑप्शन ई होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, पाटलिपुत्रा द्वितीय राजधानी थी, प्रथम राजधानी ग्रीवरिज हुआ, जो ऑप्शन में नहीं, इसलिए ई सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, आपका सुझाव सर्वोपरि है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन किया? तो ये आपका मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 क्या कह रहा है? 68 कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। घनानंद या धनानंद दोनों एक ही हैं। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? ये आपसे पूछा जा रहा है 70 नंबर प्रश्न। तो ईंट पत्थर ये दोनों नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, लकड़ी दिया हुआ है, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है अष्ट प्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये शिवाजी के द्वारा अष्ट प्रधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 73 में कह रहा है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर था। 73 नंबर प्रश्न आपको बताना है किस अभिलेख में? तो दे रहा है कलिंग के अभिलेख में, ये नहीं होगा। अशोक गिरनार अभिलेख, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है, उसके अनुसार करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दे रहा है रुद्र जामन के जूनागढ़ अभिलेख, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये पूछा जाए तो अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका नहीं था। ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 में कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रा में, अशोक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी? तो ये प्राकृतिक भाषा थी। प्रयुक्त भाषा जो थी अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा थी। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 76 नंबर के बाद। चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभक्त का रूप उल्लेख किया, किसने किया है? ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा मेगास्थनी ने किया है इंडिका पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक आपको बताना है 85 नंबर के। तो देखिए पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी
किसके द्वारा लिखी गई ये आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, यह रोमन के मिस्र के बंदरगाह से होकर 60 में अलेक्जेंडर एक नाविक ने लिखा था। इसे भारत में आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। इसमें उसका ऑप्शन नहीं है, यानी कि कोई इसका ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रथम प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 87। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चलिए 88 में देखते हैं, इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का मतलब यथी किया, स्वर्ण मुद्रा निकाला, इसमें बताना है आप लोगों को। तो पुष्यमित्र शुंग ये नहीं होगा, उसके बाद मेंडार दिया हुआ ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, उसके अनुसार बताएंगे। चलिए तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 में दे रहा है काला की गांधार शैली निम्नलिखित समय में फली फूली, तो ये कुषाणों के समय में गांधार शैली फली। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया, तो कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 91 नंबर कह रहा है शुंग वंश के शासक किस वंश ने भारत पर राज्य किया, तो ये हो जाएगा कौरव वंश ने राज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर में। 92 नंबर में कह रहा है राजा खारवेर का नाम जुड़ा है, किस अभिलेख से राजा खारवेर का नाम जुड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गिरनार के स्तंभ से, ये गलत है, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है जूनागढ़ अभिलेख, ये नहीं है, हाथी गुफा अभिलेख ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। कह रहा है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 94 में क्या कह रहा है। 94 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये आपका क्या होगा 94 में, ये बताना है, ई हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न में गुप्त काल में बंगाल में ताम्र लिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमित्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भट्टोच था, जहां से पश्चिम देशों के साथ व्यापार होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या कह रहा है। 95 कह रहा है किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए, तो गुप्त वंश के शासक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 96 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, 96 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये उपज का 6ठा भाग था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, ये पूछा जा रहा है 97 में, तो गुप्त काल की देन अत्यधिक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता था। 98 नंबर प्रश्न का आंसर करना, तो आर्यभट्ट ने, ए नंबर हो जाएगा। 99 में दे रहा है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। चलिए 99 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ई नंबर। चूँकि सुश्रुत को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है, या काशी के रहने वाले थे, इनका लगभग 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषभ थे, समुद्रगुप्त कालीन नाटककार साहित्य थे। चलिए इसमें 2 ऑप्शन है, इसलिए ये आपका सुश्रुत और शौनक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 में क्या कह रहा है। 100 कह रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो ये आपका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा की समय सूती कपड़ों में उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, ये आपसे तो मथुरा था। नेक्स्ट प्रश्न है कवि वाण किसकी निवासी थे, तो यह पाटलिपुत्रा के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 103 में क्या कह रहा है चीनी यात्री इस सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनका ऑप्शन होगा 671 या 672, ये रहना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया,
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया। नेक्स्ट प्रश्न है 105, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो दे रहा है, ताम्रपत्र लेख दर्शाने के लिए प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। चलिए, तो जावा और सुमित्रा से। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है 107। 107 में कह रहा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध धर्म विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाल पुत्र देव था, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 108 में, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, कौन था? तो मुसलमान था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 109 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य कार्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये चंदेल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र में संस्थापक का नाम बताइए। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। तो धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 111। 111 का निम्नलिखित राजवंशों में किसकी उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलती है? तो यह आपका कदम की नहीं उल्लेख मिलेगी, बाकी सबका मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 में, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो चंद्रबरदाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्वप्नवास के लेखक, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो भास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुमार संभव काव्य के लेखक कौन है? तो ये आपके कालिदास हो जाएंगे, कुमार संभव। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापार मार्गों पर मौन है। चलिए, तो मिलिंद पन्हु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ये आपका वाणभट्ट हो जाएगा, हर्षचरित के लेखक वाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। प्रश्न कह रहा है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 के बाद 20 तब 21। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान देंगे, धैर्य रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर 120। कह रहा है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका चोल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये आपका गोपुरम कहलाते थे। आपसे बता दें कि यहाँ अभी समाप्त हुआ, अब अगला दिन मध्यकालीन इतिहास को समाप्त करेंगे। इसमें जितना प्रश्न होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपना सुझाव